Hello everyone. Let's have a look at question of day number 34. Find the moment of inertia for the given figures about the given axis of rotation. सेम क्वेश्चन 2026 में जेई एडवांस के पेपर 2 में भी पूछा गया है. नॉट एग्जैक्टली सेम, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. मैच द फॉलोइंग का. तो हम देखते हैं ये 4 पार्ट के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात भी करेंगे. सबसे पहले ए पार्ट करते हैं. ये एनुलर डिस्क है, मतलब एक डिस्क है जिसका छोटा सा पार्ट हमने काट के बाहर निकाल दिया है. ठीक है, ठीक है. तो देखो, ये है रेडियस R1 और ये है रेडियस R2. और इसके अबाउट ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है. ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन. ऑलराइट, ठीक है. अब क्या करें इसमें, किसी दूरी x पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं dx थिकनेस का, है ना, ये, और इसकी थिकनेस कितनी है, dx. ऑलराइट. अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, आप, इससे पहले मैं आगे सोल्व करूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं. एक डिस्क का इस सेंटर के अबाउट जब ये ऐसे घूमेगा, ये डिस्क है आपकी जिसका मास m है और रेडियस r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर. राइट, सबको पता है ये बात. अगर मैं इसको हाफ कर दूं, आधी डिस्क कर दूं, ये लो, दिस इज हाफ डिस्क. इसके बाद वही सेम ओमेगा, रेडियस है इसका r. मान लो अब इसका मास क्या है, m. अब इस हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इट्स अगेन हाफ एम आर स्क्वायर. ऑलराइट, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट करके आप चेक कर सकते हो. जैसे कि एक रिंग है, रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर. अगर सेमी सर्कुलर रिंग लोगे, जैसे आपने यहाँ पे सेमी सर्कुलर डिस्क लिए, सेमी सर्कुलर रिंग लोगे तो उसका भी एम आर स्क्वायर होगा. अगर उसका मास m है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का मास अगर m है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर होगा. अगर मैं एक छोटी सी आर्क ले लूं, रिंग की एक छोटी सी आर्क ले लूं और सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करूं, और मैं कह रहा हूं कि उस आर्क का मास भी m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना होगा, एम आर स्क्वायर ही होगा. ठीक है. अब है ना, ये एक तरह से कैविटी प्रॉब्लम की तरह भी सोल्व कर सकते हैं कि बीच का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाल दिया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम माइनस कर देंगे. पर वो हम अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन में, मतलब आगे एक सेपरेट कल के क्वेश्चन में हम सोल्व करते हैं उसको. पर फिलहाल के लिए आप देखिए, अब देखो, ये जो डिस्क है, ये जो आपने ये जो डिस्क है ना, ये भरी हुई है रियलिटी में, ऐसे भरी हुई है, एनुलर डिस्क है. इस डिस्क, ये जो डिस्क है, इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स. राइट, ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग ही तो है. इसका मास आप dm मान लो, तो dm कितना होगा मुझे बता पाओगे, dm होगा सिग्मा इंटू डी. राइट, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू m बाय पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय 2. ऑल राइट, मास अपॉन एरिया, टोटल मास इज m. और ये मास कितने एरिया में बिखरा हुआ है सर, पाई r2 स्क्वायर. ये देखो, अगर ये पूरी डिस्क होती तो इसका एरिया होता पाई r2 स्क्वायर. अब हाफ है तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ. पर इतना एरिया तो हमने काट के बाहर निकाल दिया है, तो इसका एरिया कितना होगा हाफ का, पाई r1 स्क्वायर बाय 2. क्या दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करोगे तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो उसी से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है. ठीक है, चलो सिग्मा की वैल्यू पता चल गई. अब इसका डी ए बताओगे मुझे क्या होगा, इसका थोड़ा सा एरिया डी ए कितना होगा. सो डी ए शुड बी, देखो, अगर ये पूरा सर्कुलर रिंग होती तो इसका सरकमफ्रेंस होता 2 पाई r. राइट, अब इसका रेडियस x है तो 2 पाई x. अब ये सेमी सर्कुलर है तो इसका सरकमफ्रेंस होगा पाई x.
और साथ में इसकी थिकनेस कितनी है dx, तो मल्टीप्लाई बाय dx, क्या यही है आपका dA, राइट। तो इसका एरिया हुआ पाई एक्स इंटू dx। बेसिक इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। क्या ऐसी ऐसी बहुत सारी सेमी सर्कुलर रिंग से बना हुआ है ये? क्या एक छोटी सी रिंग की वजह से जो थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डी होगा? तो डी देखो कितना है, क्या dm इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी x है, उसका स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन, वैल्यू पुट कर दो। dm क्या है, इंटू डी पाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। क्या x की लिमिट r1 से r2, क्योंकि r1 से r2 में आपकी सारी रिंग कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई आया 2 बाहर, m बाहर, पाई से पाई गया, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और अंदर बचा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, r1 से r2। सोल्व करें, x की पावर 4 r1 से r2 बाय 4, ये कटा, ये आया 2, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या ये तो कट गया, तो कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/2m r1 स्क्वायर प्लस, ये पहले पार्ट का आंसर है। ऑलराइट, आओ अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, बी पार्ट। ये देखो, ये भी आपका एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें r1 रेडियस के सिलेंडर की कैविटी बाहर निकाल दी, ठीक है, मास इसके चारों तरफ भरा हुआ है, m बीच में से खाली है ये। तो क्या करें, फिर से वही, क्या x दूरी पे dx थिकनेस का एक छोटा सा होलो सिलेंड्रिकल मान ले, होलो सिलेंड्रिकल पार्ट मान ले, एलिमेंट मान ले। देखो, आओ आप बी पार्ट पे आ जाओ। कहाँ करें बी पार्ट, यहीं नीचे कर देते हैं। बी पार्ट, देखो, देखो ये आपको सिलेंडर दे रखा है और इसे साइडों में बीच से खाली है, ये यहाँ से होलो है, ये यहाँ से होलो है, अंदर से साइडों में है बस, यहाँ ऐसे, ठीक है, इसका मास है m। वही बेसिक इंटीग्रेशन की टेक्निक हम यूज करेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, ये ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या करें, देखो देखो ध्यान से, क्या किसी दूरी x पे dx थिकनेस का एक सिलेंडर मान लो, देखो इस तरह से, ये है वो एरिया पोर्शन जिसमें आपका इस एलिमेंट का मास है, ठीक है, क्लियर। ये मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, ये हमारा एलिमेंट है जिसका मास क्या होगा dm, और इसकी थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस कितनी है, ये है dx। अब ये रेडियस है r1 और ये बाहर वाला रेडियस है, क्लियर। अब dm कैसे निकालेंगे, अब पहले देखो, ये जो मास है ये इसकी वॉल्यूम में बिखरा हुआ है, वॉल्यूम कितनी है इसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा करते हैं, इसकी हाइट में h मान लेता हूँ, ठीक है, इसकी हाइट मैंने क्या मानी h। अब कितने वॉल्यूम में ये मास है,
सर वॉल्यूम हुआ पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच, पाई कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एच कॉमन, ये वॉल्यूम है। जब इतना वॉल्यूम है तो उसमें मास है m। जब वॉल्यूम 1 होगा तो मास होगा m बाय पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? ठीक। क्या यही आपकी वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है? ठीक है। तो अब इसका इसका कितना वॉल्यूम होगा? डीवी। तो इसका सरफेस एरिया कितना? सर सरफेस एरिया होगा इसका 2 पाई एक्स एच, और थिकनेस कितनी? डी एक्स। ठीक है। तो डीएम कितना होगा? रो इंटू डीवी। तो डीएम आया आपका एम बाय पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू एच इंटू 2 पाई एक्स एच इंटू डी एक्स। पाई से पाई, एच से एच, कितना आया? 2 mx dx R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आपका डीएम आया। तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? क्या डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, और उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? ऐसे ऐसे होलो सिलेंड्रिकल एलिमेंट R1 से R2 के बीच में जितने होंगे सबका इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्योंकि R1 सिलेंडर लेंथ तक तो बीच में होलो बैठा हुआ है ही नहीं वहां पे मास। तो देखो डीएम की वैल्यू हमें पता है, तो आई आया हमारा 2mx/R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसका क्यूब कर दूं इंटू dx, और उसका इंटीग्रेशन R1 से R2। ठीक है। क्या आया? 2 बाहर, m बाहर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाहर, और x की पावर 4/4 R1 से R2। तो आई आया 1/2m R2 की पावर 4 R1 की पावर 4 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे सेम पहले जैसा ही रिजल्ट आ रहा है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये आंसर है बी पार्ट का। अब देखो ये आंसर बी पार्ट का और यही आंसर ए पार्ट का। अरे यार ये तो कुछ बात सी हजम नहीं हुई यार, ये हजम क्यों नहीं हो रही बात? दोनों का आंसर सेम कैसे आ सकता है? ये खास बात है। तभी ये मैंने दो पार्ट लिए हैं, आप देख रहे हो। ये थोड़ा आप लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो आप इनको डायरेक्ट भी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे इनको आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल बात करते हैं। मैंने ना पिछले कुछ सवालों में पिचकू प्रॉब्लम की बात करी थी। ठीक है। पिचकू प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। पहले जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड या रोटेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है, उस कंसेप्ट में मैंने पिचकू प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत आपको बताया था। अब वही मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ। ये देखो ये एक रिंग है आपकी, ठीक है, ये रिंग है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², सबको पता है। ये आपका एक होलो सिलेंडर है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²। सेम कैसे आया? सेम आया पिचकू प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी से। पिचकू प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो ये बोलती है कि आप इस होलो सिलेंडर को पिचका दो। हमने क्या किया? इसे पिचका दी। जब इसे पिचका दोगे आप, ये कैसा दिखाई देगा? सर ये तो एक रिंग बन जाएगी, रेडियस r की मास m का। पर रिंग का कितना होता है?
एम आर स्क्वायर। तो इसलिए इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एम आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट पिचकू प्रॉब्लम इज। थोड़ा फैंसी वे में इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि भाई अगर मास आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। या आप कह सकते हो कि अगर आप एक समांतर रूप से मास को डिसइंटीग्रेट कर रहे हो, हटा रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इक्वल रेशियो में हट रहा है, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। ये फैंसी वे है कहने का, पर रियलिटी में मैंने इसको थोड़ा सा इजी समझा बताने के लिए बच्चों को क्या किया है, मैंने इसको नाम दिया है पिचकू प्रॉब्लम। आप एक बार इसको पिचका के देख लो कैसी शेप बन रही है। अब और देखो एग्जाम्पल देखो, ये आपकी मान लो डिस्क है, ठीक है, ये है डिस्क, मास एम, रेडियस आर, वही सब। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, हाफ एम आर स्क्वायर। क्लियर। सॉलिड सिलेंडर अगर मैं आपका ले लूं, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है सॉलिड सिलेंडर। अगर इसे आप पिचका दोगे तो क्या बनेगा, पिचकू के बाद क्या बनेगा, सर डिस्क ही बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, भरा हुआ है। पिचकाओगे तो क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना, हाफ एम आर स्क्वायर। और देखो और देखो और देखो, ये है ना आपकी होलो कोन है, वही रेडियस ये आर, मास इसका एम, ये है होलो कोन। इसको भी पिचकाओगे क्या बनेगा, डिस्क बनेगी। अरे जो बर्थडे कैप नहीं होती है, जो बर्थडे कैप हम यूज करते हैं, आप सोच के देखो, थोड़ा इमेजिन करके देखो, उसको आप पिचकाते चले जाओ, तो ये ना, ये होलोकॉन बहुत सारी छोटी 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 रिंग से बनी हुई है। अब एक के अंदर एक रिंग को स्टैक करोगे तो क्या बन जाएगा, एक के अंदर एक हर छोटी 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 रेडियस की रिंग एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक फिट करते जा रहे हो, तो क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना, हाफ एम आर। ये है पिचकू प्रॉब्लम, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए कर सकते हो, रोड बन जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 एम एल स्क्वायर बाय 12, आप देख सकते हो करके। अब ये देखो, फिर मैंने आपको ना एक खास बात और बताई, ये वाली देखो, पूरी डिस्क है मास एम की, हाफ एम आर स्क्वायर। अगर डिस्क आधी कर दी, सेमी सर्कुलर डिस्क है पर मास अभी भी एम है, तो भी हाफ एम आर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। वही सेम प्रॉपर्टी मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक आर्क ले लो लेकिन मास वही है, तो भी हाफ एम आर स्क्वायर। अब मान लो इसका मास एम है, इसका मास एम बाय 2 हो गया, तो हाफ एम बाय 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर ही रहेगा डिस्क का। क्लियर। अब ये देखो, ये हमारी एनुलर डिस्क है, यहां आ रहा हूं मैं वापस से, ध्यान देना, ये हमारी एनुलर डिस्क है ऐसे आधी। तो इसका कितना आया, सर हाफ एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। क्लियर। अब है ना, इसको मैं ना हाफ सॉलिड सिलेंडर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, हाफ सॉलिड सिलेंडर। ये देखो, समझ जाओगे आप देख के, ये और ये ऊपर से ज्वाइंट है। अब आप समझ रहे हो मैंने क्या किया इसको, ये हमारा हाफ सॉलिड सिलेंडर है, एनुलर वाला, है ना, बीच से क्या है, खोखला है, बस ये भरा हुआ है, ये साइडों से। अरे यार, आई होप सो आप समझ पा रहे हो। ये ऊपर का वो हो गया, बीच से ये सारा खाली है, बीच से ये सारा खाली है, यहाँ से साइडों में भरा हुआ है, ठीक है। ये आपकी सॉलिड सिलेंडर है, एनुलर सॉलिड सिलेंडर हाफ। तो क्या हुआ सर, इसको पिचकाऊंगा, अगर इसको पिचकू कर दूंगा, मैं पिचका दूंगा, तो क्या वापिस से ये बन जाएगा आफ्टर पिचकू। तो इसका भी कितना होना चाहिए था, हाफ एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। क्लियर। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके अबाउट अगर आप इसको घुमा रहे हो तो ये बीच से जैसे पास हो रहा है। क्लियर है बात। पिचकू प्रॉब्लम की आप देख रहे हो कितनी अहमियत है, आप कैसे यूज कर सकते हो उसको। अब सोचो, अब सोचो
मैं इसको कंप्लीट एनुलर डिस्क बना देता। सेकंड केस, तो कैसा दिखाई देगा ये आपको? ऐसा। ठीक है, वही करो, रेडियस r1 r2, अब इसका मास m, क्या होगा? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने बताया तो था अभी, वही रहेगा। फॉर्मूला थोड़ा ही चेंज हो जाएगा। अगर इसका मास अभी भी m है तो एनुलर डिस्क की, और एनुलर डिस्क के लिए हम निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करो, कंप्लीट एनुलर सॉलिड सिलेंडर बना रहा हूं मैं। तो कैसा बनेगा ये देखो, r1 r2, और ये ऐसे भरा हुआ है साइड में। अगर इसको आप पिचका दोगे, पिचकू के बाद क्या बन जाएगा? सर वापिस से यही बन जाएगा। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होना चाहिए? हाफ m r1 स्क्वायर प्लस, आई होप सो कि आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, वरना मैं रफा दफा करता, इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल चुका हूं मैं, अगले पार्ट पे बढ़ता सीधा मैं, रफा दफा करो, खत्म करो बात। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप चीजों को कैसे देख सकते हो, चीजें कैसे आसान हो सकती हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हो, पिचकू प्रॉब्लम का कंसेप्ट आप ऐसे इतने ब्रॉड वे में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लगा सकते हो। लॉजिक है, कॉमन सेंस है, ह्यूमर है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये बिल्डअप होगा, ये रातों रात नहीं आएगा। ठीक है, अब है ना सी पार्ट करते हैं। देखो, सी पार्ट देख रहे हो, ये आपका सॉलिड हेमिस्फेयर है। क्या है ये? सॉलिड हेमिस्फेयर। और इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है, ए डैश, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मास इसका वही m है, मास इसका वही सब m। ठीक है, आओ अब हम सी पार्ट कर रहे हैं। कहाँ करें, कहाँ करें? यहाँ साइड में कर लेते हैं सी पार्ट। पहले ये बताओ, ये थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। ये रेडियस r, ये भरा हुआ है, इसका मास m। अगर आपको नहीं पता, जो सेंटर ऑफ मास है एक सॉलिड हेमिस्फेयर का, वो होता है 3r/8 दूरी पे, यहाँ ओरिजिन से। क्लियर? 3r/8 पे। अगर आपको डाउट है, इंटीग्रेट करो। एक कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन क्या है? देखो आप, देखो, अगर मैं इसको ऐसे लूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x सेंटर ऑफ मास तो 0 है, क्योंकि y के लेफ्ट और राइट इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर व्हाट अबाउट y सेंटर ऑफ मास? dm r/dm का इंटीग्रेशन। अब आप एक छोटा सा एलिमेंट लेना, या तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, x पे dx ले जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले सकते हो, या थीटा पे d थीटा करके एक सर्कुलर स्ट्रिप ले सकते हो। दोनों में से आप कैसे इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हो? आंसर आएगा 3r/8। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की दूरी मुझे पता चल गई कितनी है, 3r/8। तो YCOM कितना है इसके लिए? 3r/8। क्लियर? ठीक है सर। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने ना दो थ्योरम पढ़ी होंगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये केवल 2D के लिए अप्लाई होती है। एप्लीकेबल फॉर
2D ओनली, और ये 2D एंड 3D बोथ, दोनों के लिए। क्या हो गया? 2D एंड 3D बोथ। देखो ये आपकी कोई भी एक बॉडी है, इसमें से एक एक्सिस आपने ऐसे पास कर दिया, एक एक्सिस आपने ऐसे पास कर दिया, इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया I2, और एक एक्सिस ऐसे इसके परपेंडिकुलर है। ये आपस में तो परपेंडिकुलर है ही है, साथ में एक एक्सिस और है जो ऐसे इसके अंदर पास कर रहा है ऐसे, ये है I3। समझ रहे हो कैसे कह रहा हूं मैं? अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये देखो, ये कोई भी एक बॉडी मान लो, दो एक्सिस तो सीधे सीधे इसके ऊपर है, ऐसे एक, ठीक है, एक और दूसरा ऐसे, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब तीसरा एक्सिस जो है, तीसरा एक्सिस जो है, तीसरा एक्सिस जो है वो ऐसे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, I3 ऐसे अंदर, इससे यहां निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये ऐसे है केस, ये ऐसे और फिर एक ऐसे, ऐसे। तो क्या होगा? ये थ्योरम कहती है कि I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसमें कोई ये कंसेप्ट नहीं है कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए, कहीं से भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास का तो कोई चक्कर ही नहीं है। यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास हो चाहे ना हो, इट डजेंट मैटर। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास का रोल है, इसके अबाउट मान लो है, देखो ये है मान लो सेंटर ऑफ मास, और ये ऐसे, और इसके अबाउट मान लो आपको पता है कि आई सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर जो एक्सिस पास हो रही है उससे कितना है, उसको मैं आई स्वयं नाम दे रहा हूं। अब आप है ना इसके अबाउट निकालना चाहते हो, तो ये दूरी कितनी है, d, तो आई आता है आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। क्लियर? ये फॉर्मूला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। इसमें खास बात क्या है, ये दोनों मस्ट बी पैरेलल एंड वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये मैंने आपको थोड़ा ना वेग, थोड़ा जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बताया है, मुझे लगता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पढ़ लो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और इनकी कुछ एप्लीकेशन दिखाऊं, कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊं, तो आप मुझे बताना, मैं एक डेजिग्नेटेड वीडियो इनकी अपलोड कर दूंगा। खैर, तो सेंटर ऑफ मास हमें पता चल गया 3r/8। अब ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr²। अब ये सॉलिड हाफ भी हो जाएगा तो भी इसका कितना रहेगा? तो सॉलिड हेमिस्फीयर का कितना? अब इसका मास भी तो m ही है, m/2 थोड़ा ही है, तो 2/5 mr²। तो ये आपका हेमिस्फीयर है, राइट, सॉलिड, रेडियस r, मास m। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2/5 mr²। अब ये मत कहना कि 2/5 mr² कैसे, ये बताया है मैंने अभी आपको। ठीक है, 2/5 mr²। अब आपको ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, इसके अबाउट ICOM हमें नहीं पता, जो हमें कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास से कई तरीकों से आप एक्सिस पास कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, ऐसे ऐसे टेढ़ा, कई तरीकों से पूछा जा सकता है। इनके बीच की दूरी d कितनी है? 3r/8, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इससे कितना ऊपर है? 3r/8। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? बिल्कुल सर। तो क्या लगाएं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहती है वो? सर I शुड बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²।
तो 2/5 mr² I सेंटर ऑफ मास प्लस m 3r/8 का स्क्वायर। सोल्व कर लें, बस अब कुछ बचा नहीं है सवाल के अंदर। 2/5 mr² माइनस 9mr²/64। एलसीएम ले लें, 564 128 mr² माइनस 45 mr²। सोल्व किया तो कितना आया, 83 mr²/22 320। ये आपका आंसर है। ऑलराइट, और जो ये लास्ट पार्ट है, दिस इज फॉर यू टू ट्राई। सेमी सॉलिड सिलेंडर है, गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। सो आई विल सी यू अगेन टुमारो विद अनदर गुड क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।